हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बाबुलाल प्रजापत, आपके मैथ्स सब्जेक्ट का टीचर, क्लास 8 के लिए चैप्टर 1 लेसन नंबर चैप्टर लेके आया हूँ। आज की डेट है 28 अप्रैल 2020। आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि लेसन नंबर क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लेसन नंबर की कुछ बेसिक चीज़ें। लेसन नंबर्स पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिजिट्स क्या होती है। डिजिट्स सम मैथमेटिक न्यूमरल सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर नाउन एज डिजिट्स। यानी कि मैथमेटिक्स में कुछ फिगर्स हम काम में लेते हैं जो आपके पहले या अपने बचपन में पढ़ा होगा। जीरो से लेकर जो 9 तक की जो फिगर्स होते हैं उनको हम डिजिट्स बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यू कैन सी दैट देयर आर 10 digits, so our number system is known as decimal number system. This system is also known as Hindu Arabic system because 1 to 9 digits are taken from Rig Veda, and 0 is discovered by the great Indian mathematician Aryabhatta. आपको वैसे भी पता है कि हमारा जो नंबर सिस्टम है उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम डिजिट देख रहे हैं, यहाँ पर करीब कुल मिलाकर 10 डिजिट्स काम में आ रहे हैं। 10 डिजिट काम आने के कारण इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि डेसी वर्ड्स का मतलब ही 10 to the power 1 होता है, जिसको हम डेसी भी बोल सकते हैं। जैसे कि 10 to the power 3 को हम किलो बोलते हैं। और इसी तरीके से कई और तरह के नंबर से जो 10 की पावर्स नंबर होती है उनको एक पार्टिकुलर सिंबलाइज किया जाता है, जो कि एक लैटिन लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स होते हैं। इसी तरह से देसी वर्ड का मतलब होता है 10 या 10 की पावर 1। इसीलिए हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें 10 डिजिट्स काम में आने के कारण डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। यानी कि किसी भी नंबर सिस्टम का जो नाम होता है वो हमेशा उसके अंदर मिलने वाले डिजिट्स के नंबर्स पर डिपेंड करता है कि डिजिट्स के अंदर कुल कितने हैं। उस पर डिपेंड करता है कि हमारे नंबर सिस्टम का नाम क्या होगा। जैसे हमारे नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट है, इसलिए इसे डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम है उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर के नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। क्योंकि इसके अंदर दो ही डिजिट काम आता है। दो डिजिट कौन कौन से, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। दो डिजिट काम आते हैं आपके 0 और 1। 0 और 1 यानी कि कुल मिलेगा आपके कितने डिजिट हुए? 2 डिजिट हुए। और 2 डिजिट के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि आप साइंस में भी पढ़ोगे, बाई। जब भी आपके बाई वर्ड आता है तो उसका मतलब है 2। ठीक है। इसे 2 डिजिट काम आने का नहीं, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। यदि आपको इसका हिंदी में नाम आता तो आप इसे और आसानी से समझ सकते हो। इसको हम बोलते हैं द्विअंकीय पद्धति। द्विअंकीय पद्धति बोलते हैं। द्वि मतलब 2, अंकीय मतलब डिजिट। इस तरीके से इस नंबर सिस्टम का क्या नाम हुआ? द्विअंकीय पद्धति या बाइनरी सिस्टम। इसके अलावा और भी कुछ नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि हेक्सागोनल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टागोनल नंबर सिस्टम होते हैं, और डेसी डेसी हेक्सागोनल नंबर सिस्टम भी होते हैं। इससे खूब सारे नंबर सिस्टम होते हैं। जैसे एक आपको और एग्जांपल आपको बताऊँ, डेसी हेक्सागोनल सिस्टम जिसके अंदर 16 डिजिट काम में ली जाते हैं। 16 डिजिट मतलब एक तो 0 से लेकर 10 वाला डिजिट, और साथ में ए से लेकर ई तक के इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट उसके अंदर काम में लेते हैं, इसलिए उसको हम डेसी हेक्सागोनल नंबर सिस्टम बोलते हैं। उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है बेसिक नॉलेज के लिए कि हमारा जो नंबर सिस्टम है उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। पहली चीज़ ये आपको ये याद रखनी है। आपको बातें क्या क्या ध्यान रखनी है वो सुनो। वो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसी का एक दूसरा नाम है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो 1 से लेकर जो 9 तक के जो डिजिट है वो हमारे एक एक एंशियंट एक एसेंट बुक है जिसको हम ऋग्वेद बोलते हैं। उस एसेंट बुक का मतलब हमारे यहाँ पर एसेंट कुछ बुक्स है हिंदू धर्म के लिए, हिंदू रिलीजन में। जैसे कुछ वेद होते हैं, पुराण्स होते हैं, उपनिषद होते हैं वगैरह। उसी में एक वेद है। वेद का एक टाइप है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर जो अपने पुराने टाइम के जो मैथमेटिशियन थे या फिर ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने 9 डिजिट काम में लिए थे किसी कैलकुलेशन के लिए।
यानी कि जो पहले के टाइम में जो डिजिट काम में लेते थे वो सिर्फ 1 से लेकर 9 तक थे। उसके बाद हमारे उसके बाद हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आया था जिसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आपको बताया कि जीरो की डिस्कवरी की। इस तरीके से जीरो और 1 से लेकर 9 तक टोटल हमारे नंबर सिस्टम में 10 तक डिजिट हो गए। ये जो 10 तक डिजिट है पहले इंडिया के अंदर काम में लिए जाने लगे, फिर धीरे धीरे ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर काम में लिए जाने लगे। फिर धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्री में काम में लिए जाने लगे। मतलब ये एक मतलब आपने कंट्री का नाम सुना होगा अरब। अरब से ये होते हुए यहाँ से कुछ लोग गए थे इंडिया से, और यहाँ का जो नंबर सिस्टम है वो भी वहाँ से यहाँ से गया था। तो वहाँ पर जो नंबर सिस्टम डेवलप हुआ उसी को हिंदू अरबी नंबर सिस्टम कहा जाता है। वैसे आपको पता होगा कि अमेरिका के अंदर जो इस नंबर सिस्टम है उसको हिंदू अरबी नंबर सिस्टम ही कहा जाता है। उसको वहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं बोलते हैं। नंबर सिस्टम वैसे इंटरनेशनल और इंडियन दो तरह नंबर सिस्टम होता है। इंडियन जो नंबर सिस्टम वो आपके हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम होता है, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर मिलियन बिलियन ट्रिलियन इस तरह के वर्ड्स काम में लेते हैं। इस तरह के नंबर सिस्टम को हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि नंबर्स नंबर्स क्या होते हैं। वैसे आपने डिजिट को समझ लिया तो आगे की किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैथमेटिक्स में जो ये बेसिक चीज़ें वो आपको पहले पता होनी चाहिए। वैसे आपको इस तरीके से पढ़ने की आदत नहीं होगी क्योंकि आपको सीधा क्वेश्चन टू क्वेश्चन से मतलब होता है। लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी क्लास में जा रहे हो आप, जैसे अभी आप पहले 7th क्लास में थे तो 7th क्लास में सिर्फ वही चीज़ें बताई जाती थी क्योंकि उस तरह का आपका माइंड डेवलप नहीं था। इसलिए वो आपको सिर्फ शॉर्टली चीज़ें बताई जाती थी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वाली चीज़ें बताई जाती थी। या फिर बताया भी होगा तो और अच्छी बात है, नहीं बताया होगा तो अब बस आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में जा रहे हो तो थोड़ी बहुत आपको थियोरटिकल या फिर बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए कि डिजिट्स क्या होते हैं, हमारे नंबर सिस्टम का नाम क्या है। और तीसरी चीज़ अब है नंबर्स। नंबर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू डिजिट इज नाउन एज नंबर्स। यानी कि हमारे जो डिजिट्स है उनमें डिजिट्स में से कोई भी दो या दो से ज़्यादा डिजिट ले लीजिए और उनको एक साथ मिलकर एक कॉम्बिनेशन बना दीजिए, तो उससे जो नंबर बनेगा, उससे जो फिगर मिलेगा, जो नए तरह कॉम्बिनेशन बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, नंबर्स बोलेंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो हमने डिजिट्स की बात की थी 0 से लेकर 9 तक की डिजिट, उनमें से कोई भी दो डिजिट ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर डिजिट ले लिए 2 and 3, जैसे यहाँ पर मैंने डिजिट ले लिए 2 and 3। होल नंबर जीरो स्टार्ट होता है और 1 2 3 ई भी आपके इन्फिनिटी तक जाता है, इसमें भी इन्फिनिटी शामिल नहीं होता है। उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम आई और या फिर कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर एक तो प्लस वाले नंबर आते हैं, दूसरे नेगेटिव नंबर्स आते हैं और तीसरा जीरो भी होता है। यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एज वेल एज जीरो आर नाउन एज इंटीजर्स। यानी जो प्लस वाले नंबर होंगे उसको भी हम इंटीजर्स बोलेंगे, नेगेटिव नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलेंगे और जीरो को भी हम इंटीजर्स बोलते हैं। इसका जो नंबर्स जो सेट होता है वो इस तरीके से होता है, इन्फिनिटी से आते हुए पहले -3 -2 फिर -1 0 1 2 3 इस तरीके से ये हम नंबर लाइन पर भी शो करते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में भी दे सकते हैं या फिर आपको यहीं से समझ लीजिए। जैसे यहाँ वो ग्रे कलर में आपको दिखाई दे रहे होंगे जो नंबर से काम आ रहे हैं -3 -2 -1, ये होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स। और जो 1 2 3 जो रेड कलर के अंदर हाईलाइटेड है वो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। उसके बाद जो जीरो है इसको, ये जीरो को ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना पॉजिटिव इंटीजर होता है। जीरो किसी प्रकार इंटीजर नहीं है, जीरो एक सेपरेटली बोलते हैं, इसको हम न्यूट्रली बोल सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर कभी नहीं होता, इसको ना जीरो में, जीरो को ना नेगेटिव इंटीजर में शामिल करते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर में शामिल करते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर जो आपके क्लास के जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसके फर्स्ट चैप्टर का ही नाम है रैशनल नंबर। अब यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। ये तीनों डेफिनेशन आपने, जो तीनों डेफिनेशन है, ये वाली तीनों डेफिनेशन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये आपने 6th 7th में भी आपने पढ़ी होगी। अब आपको जो 8th क्लास के अंदर जो पढ़ना है वो आपके रैशनल नंबर्स है। क्या होता है रैशनल नंबर्स? अ नंबर दैट कैन नॉट रिप्रेजेंट, सॉरी यहाँ पर कैन नॉट नहीं होगा, कैन होगा। अ नंबर दैट
कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर एज पी एंड क्यू, ये यहाँ पर नोट नहीं होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर आपका ये चीज़ नोट नहीं होगा, ठीक है, ये नोट नहीं होना चाहिए, इसको भी मैं आपको सही करके पीडीएफ में सही कर दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स मूव। चलो हम आगे देखते हैं। अ नंबर that can be represented by p upon q form whereas p and q are integers but q is not equal to 0 is known as rational number। नहीं, रेशनल नंबर में क्या होता है, p upon q। अब आप यहाँ पर देख सकते हो p upon q का मतलब क्या हुआ कि जितने भी सारी तरह की फ्रैक्शंस है, ये जितने तारीख से अभी हमने पहले नंबर्स पढ़े हैं, रेशनल नंबर्स जो पहले के टाइप्स के जो नंबर पढ़े हैं, यानी कि कौन कौन से, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये तीनों आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा एक और चीज़ शामिल कर लीजिए, ये सारे मिलकर आपस में जो, ये सारे मिलकर सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, अब वापस सुनिए। अ नंबर दैट कैन be represented by p upon q form whereas p and q are integers but q is not equal to 0 is known as rational number। नहीं, rational number में क्या क्या चीज़ें आती है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। रेशनल नंबर के अंदर पहले आपका आता है होल नंबर, सॉरी पहले नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, ये तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, आपके रेशनल नंबर मिलाते हैं साथ में। ये सारे मिलकर यदि कोई फ्रैक्शन बना रहे हैं तो वो फ्रैक्शन भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। नहीं, रैशनल नंबर चार टाइप के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, सॉरी फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, ये सारे मिलकर रैशनल नंबर्स बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखना आपको विशेष तौर से, इसमें पी और क्यू तो इंटीजर्स होते हैं, लेकिन आपको पता होगा अभी हमने पढ़ा है क्यू इंटीजर्स के अंदर जीरो भी शामिल होता है। इस पी और क्यू यहाँ पर इंटीजर्स है, जिसके अंदर इंटीजर्स के अंदर जीरो भी शामिल होता है, लेकिन यहाँ क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्यू की वैल्यू जीरो होगी तो वो आपके अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाता है। यानी कि कभी भी आपके फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है और अपॉन में जो डेनोमीटर होता है, उसके डेनोमीटर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेनोमीटर जब जीरो होगी वैल्यू तो आपका अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसको भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है। अनडिफाइंड वर्ड का मतलब कई जनों के ये मन में क्वेश्चन आएगा कि ये अपॉन में जीरो क्यों नहीं आने चाहिए। जैसे फोर अपॉन जीरो है, तो फोर अपॉन जीरो का मतलब हुआ कि फोर में आप जीरो से कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, कि फोर को आप जीरो पार्ट में डिवाइड कीजिए, आप नहीं बता सकते। यदि मैं इसकी जगह में ये बोलूँ, ये जो आपने सेवन्थ क्लास में आपने देखी होगी, इसी जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ। जैसे मान लो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 6/2। 6/2 का मतलब क्या है, सिक्स को तीन इक्वली, सिक्स को टू टू के फॉर्म में इक्वली पार्ट में डिवाइड करने हैं। सिक्स के कितने डिवाइड करने हैं, टू से डिवाइड करना है, यानी कि सिक्स के पार्ट कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। सिक्स के टू टू के फॉर्म में तीन पार्ट होने चाहिए। सिक्स अपॉन टू का मतलब क्या हुआ, थ्री, यानी टू 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 करके हमने इसके तीन पार्ट कर दिए। इसके कितने पार्ट कर दिए, टू टू के थ्री पार्ट कर दिए, वन टू एंड थ्री। तो हमने सिक्स को टू टू के फॉर्म में तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया है। इसी तरीके से हम फोर अपॉन जीरो को, जैसे फोर अपॉन जीरो है, इसको हम फोर को जीरो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो पार्ट में डिवाइड मतलब जीरो जीरो फॉर्म में हम कितनी बार डिवाइड करेंगे, आप नहीं कर सकते हो। इसलिए फोर अपॉन जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड फॉर्म होता है, ठीक है। बस आपको ज़्यादा इतने माथा फोड़ी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ये याद रखना है कि डेनोमीटर के अंदर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो होगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, इसकी वैल्यू आज तक कोई फाइंड नहीं कर सकता है और ना ही कभी कर पाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और इसको और अच्छे से क्लास में डिटेल में जानेंगे। बाकी ये आपको कोई पूछेगा नहीं, ऐसी चीज़ें कोई पूछता नहीं, लेकिन एज ए नॉलेज के लिए आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी याद नहीं रहे तो कोई अपनी ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम में कभी आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि अपॉन में जीरो क्यों नहीं आता है।
ठीक है। और इस एग्जाम्पल में रैशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू को हम सेट फॉर्म में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर एज पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 0 4/9। 45 आपके नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है। 0 जो इंटीजर्स है वो भी हमने शामिल कर लिया। 4/9 जो एक फ्रैक्शन है वो भी एग्जाम्पल के अंदर शामिल कर लिया। -7/15 माइनस वाला फ्रैक्शन में अपने शामिल कर लिया। कुछ इस टाइप के नंबर भी, जैसे देखो 6.789। इसके बाद यहाँ पर कॉमा होगा, इसके बाद यहाँ पर कॉमा होगा। यहाँ पर कॉमा नहीं लगा, ये भी है, ये चीज़ दूर कर दूंगा। यहाँ पर आपके कॉमा होगा। -6.789 या फिर 0.3333, इस तरीके से जो डॉटेड नंबर आते हैं ये भी आपके रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आपको इसे भी इतना सा ध्यान रखना है। अब उसके बाद कुछ रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से जरूर मैं कभी कभार मैथ्स के पेपर में क्वेश्चन बन जाता है 8 क्लास के बोर्ड में। तो यहाँ से कुछ जो बेसिक चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये चीज़ नोट कर लेनी चाहिए कि मैथमेटिक्स में जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपके 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। एक प्लस, मैथ्स में टोटल कितने बेसिक ऑपरेशन होते हैं, 4। एक होता है प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। इन चारों को मिलाकर मैथ्स के 4 बेसिक ऑपरेशन बोलते हैं। बेसिक ऑपरेशन का मतलब जिनसे मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन की शुरुआत होती है, इसलिए इसको बेसिक ऑपरेशन बोलते हैं। इन्हीं चारों साइंस से मिलकर आगे के जो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं इन्हीं चारों साइंस से मिलकर होते हैं। इन चारों साइन के बिना आप मैथ्स में कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम बेसिक ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपके एक नॉलेज वाली बात है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, उसके बाद आप सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड चारों के अंदर क्लोजर होते हैं। अभी आपके लिए नया वर्ड है तो इस नए वर्ड को अच्छे से समझ लीजिए। इस क्लोजर वर्ड का मतलब क्या है, जैसे सबसे पहले आपको मैं प्लस के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से रैशनल नंबर क्लोजर है। जैसे मैंने कोई रैशनल नंबर लिया, अब आप रैशनल नंबर समझ चुके होंगे कि रैशनल नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने एक रैशनल नंबर लिया 4 और दूसरा रैशनल नंबर लिया मैंने 5। तो 4 और 5 जब दोनों को प्लस करेंगे, जब 4 + 5 दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 9। तो यहाँ पर हमने 4 जो रैशनल नंबर लिया है, 5 जो रैशनल नंबर लिया है, इन दोनों का हमने एक बेसिक ऑपरेशन किया है प्लस का। इन दोनों के बेसिक ऑपरेशन करने पर जो हमें रिजल्ट मिला है वो है 9। जो क्या 9 भी आपके एक रैशनल नंबर है? यस, हम बोल सकते हैं 9 भी एक रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से प्लस के अंदर, यानी कि जब भी हम कोई दो रैशनल नंबर जैसे 4 और 5 को प्लस किया तो हमें एक नया रैशनल नंबर मिला 9। यानी कि कोई भी दो रैशनल नंबर को हम जब प्लस करेंगे तो हमें रिजल्ट में भी हमें रैशनल नंबर मिलता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझ आगे हो गए सबको बात। इसी तरीके से माइनस के लिए भी समझ सकते हैं। जैसे के लिए माइनस के लिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे माइनस के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। 6 - 2, क्या 6 रैशनल नंबर है? यस। 2 रैशनल नंबर है? यस। दोनों जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 4। यानी कि जब दो नंबर को माइनस करते हैं या दो रैशनल नंबर को माइनस करते हैं तो हमें रिजल्ट में भी आपको एक रैशनल नंबर मिलता है। तो ये माइनस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। ऐसे लिए मल्टीप्लाई के लिए हम बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला 2 × 3। 2 और 3 दोनों आपके रैशनल नंबर है। जब दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आंसर में भी 6 मिले जो कि रैशनल नंबर मिले हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक रैशनल नंबर मिलता है। ठीक है, इसी तरह से हम डिवाइड में बोल सकते हैं। डिवाइड में 5 में हम किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे 2, तो 5/2 करेंगे। एक मिनट, मैं सबको हटा देता हूँ। जैसे मैंने बोला आपके 6 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 3। क्या 6 आपका रैशनल नंबर है? यस। 2 भी आपके रैशनल नंबर है और 3 भी आपके रैशनल नंबर है। जब हम दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपको एक
रैशनल नंबर मिलता है। लेकिन इसमें आपको एक एक्सेप्शन ध्यान रखना पड़ेगा। वह एक एक्सेप्शन क्या है कि अपोन में कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन अपोन में जीरो नहीं आना चाहिए। तो डिवीजन के लिए आपका ये एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स होंगे उन सब के लिए डिवीजन जो ऑपरेशन है वो रैशनल नंबर के अंदर क्या रहेंगे, क्लोजर रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन इनटू बट नॉट इन सब्ट्रैक्शन माइनस एंड डिवीजन। ओके, यानी कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो प्लस और इनटू के लिए कॉम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन माइनस और डिवीजन के लिए कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किस से प्लस और के लिए, प्लस और इंटू के लिए कॉम्यूटेटिव होता है, और इन प्लस और इंटू के लिए कॉम्यूटेटिव होता है, और माइनस और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए, दो रेशनल नंबर ए और बी, और फिर मैंने लिए दो रैशनल नंबर लिए ए और बी, और इन दोनों रैशनल नंबर को मैंने पहले ए प्लस बी से प्लस किया, फिर मैंने बी प्लस ए से अकॉर्डिंग प्लस किया है। यानी कि जब एग्जांपल के लिए मैंने जैसे मान लो मैंने दो नंबर लिए 6 और 2, जब 6 और 2 को प्लस करूँ तो आंसर मिलेगा 8। जब इसी नंबर को मैं आगे पीछे करके लिखूंगा तो भी आंसर मेरे को कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी कि जब कोई भी दो रैशनल नंबर को जब आगे पीछे करके लिखते हो, जब उनको प्लस करते हैं दोनों कंडीशन में, तो दोनों कंडीशन में यदि आंसर सेम मिलता है तो हम बोलते हैं कि तब हम बोलते हैं कि वो सारे नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं प्लस के लिए। वापस से समझ लीजिए इस एग्जांपल को। क्या है इस एग्जांपल में, जैसे मान लो मैंने 6 और 2 दो नंबर लिए। पहले मैंने 6 के अंदर 2 को प्लस किया तो आंसर मिला 8। लेकिन अब जब दूसरी बार में मैंने इनको आगे पीछे करके लिखा, यानी 2 को मैंने पहले लिखा, फिर 6 को मैंने बाद में लिखा, फिर मैंने प्लस किया तो भी मेरे को आंसर क्या मिला, 8। तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम मिला है, तो इससे प्लस के अंदर ये आपके कम्यूटेटिव होते हैं। इसी तरह से हमें इनटू के लिए बात कर लेते हैं। जैसे मैंने दो नंबर लिए, मैंने 6 और 2, इनको मैंने पहले 6 × 2 किया है, फिर मैंने 2 × 6 किया है। यानी कि दोनों में से भी इतना सा फर्क है कि इनका ऑर्डर चेंज है। मैंने इसमें 6 पहले, इसमें 2 पहले है, इसमें 2 बाद में, इसमें 6 बाद में है, सिर्फ नंबर आगे पीछे हैं। तो दोनों को नंबर को हम आगे पीछे करें तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम मिलता है। इसमें भी 12 मिल रहा है, इसमें भी 12 मिल रहा है, दोनों में आंसर आपके सेम मिल रहा है। इस तरीके से आपके दोनों के आंसर सेम मिलने के कारण आपके जो रैशनल नंबर्स है वो जो आपके रैशनल नंबर्स है वो मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिव होते हैं। लेकिन इनटू प्लस और इनटू के लिए कम्यूटेटिव होता है, लेकिन माइनस और डिवाइड के लिए कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इनटू के लिए भी मैंने आपको ये एग्जांपल आपके नीचे शो कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं प्लस और इनटू के लिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के लिए नहीं होते हैं। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है ए बी सी, तीन हमने रैशनल नंबर लिए हैं, कोई भी तीन रैशनल नंबर। इसमें जब हम ए और बी को पहले प्लस करें फिर सी को प्लस करें तो भी हमें आंसर सेम मिलता है। यदि हम पीछे वाले दो नंबर यानी बी और सी को प्लस करें फिर हम ए को प्लस करें तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। कैसे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, पहले मैंने 1 और 6 को प्लस किया तो भी हम तो आंसर मिला मेरे को 7। फिर मैंने 2 को प्लस किया, उसके बाद मेरे को आंसर कितना मिला, 9। अब इसी में 1 और 6 के लिए जब मैं 6 और 2 को पहले प्लस करता हूँ तो मेरे को आंसर 8 मिलता है, और जब मैं 1 को प्लस करता हूँ, 1 को 8 के अंदर प्लस करता हूँ तो मेरे को आंसर 9 मिलता है। यानी कि इसको मैं और अच्छे से साइड में समझा देता हूँ एग्जाम्पल लेकर, तब आपको पता चल जाएगा और अच्छे से। इसको अभी एक और एग्जांपल लेके समझा। जैसे मैंने दो नंबर लिए, तीन नंबर लिए, मैंने कोई तीन नंबर लिए 1 2 और 3। जब मैं 1 और 2 को पहले प्लस करूंगा तो मेरे को आंसर कितना मिलेगा, 3। फिर मैं बाद में 3 को प्लस करूँ तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 6। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से प्लस करते हैं, 1 2 3 को, 1 2 और 3 को। पहले यहाँ पे मैं 2 और 3 को प्लस करूंगा तो मेरे को मिलेगा 5। फिर मैं 1 को प्लस करूँगा तो मेरे को आंसर कितना मिलेगा, 6। क्या दोनों कंडीशन हमें आंसर सेम मिल रहा है? तो हम बोल सकते हैं यस सर, हमें दोनों कंडीशन आंसर सेम मिल रहा है। तो दोनों कंडीशन आंसर सेम मिल रहा है, जिसके अंदर हमने पहले कंडीशन हमने क्या किया था, आगे वाले दो नंबर को प्लस किया था। दूसरी कंडीशन हमने क्या किया था, पीछे वाले दोनों नंबर को प्लस किया था। इसमें आगे वाले दो नंबर को, इसे पीछे वाले दो नंबर को प्लस किया था, और फिर बाद में मैंने जो लास्ट में बचा उसको हमने प्लस किया था। तो दोनों कंडीशन हमें आंसर सेम मिला। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो प्लस के लिए कॉम्पिटेटिव होते हैं। यही चीज़ हम मल्टीप्लाई के लिए समझ लेते हैं। जैसे मैंने तीन नंबर लिए 2 3 5, पहले 2 और 3 को इंटू करता हूँ तो मेरे को 6 मिलता है। फिर 6 के अंदर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को आंसर क्या मिलता है, 6 5 जा 30।
6 5 30। उसके बाद मैं जब 2 3 5 में पहले 3 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 15। फिर उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आता है 30। क्या दोनों कंडीशन आंसर सेम मिल रहा है? यस, दोनों कंडीशन में आंसर सेम मिल रहा है 30। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ ऑर्डर को चेंज किया, जिसमें हमने पहले इन दोनों आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया और इसमें हमने पीछे वाले दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में जो लास्ट में बचा उसको हमने मल्टीप्लाई किया है। वे लास्ट में जो हमें जो रिजल्ट मिला है वो दोनों कंडीशन में सेम मिल रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो प्लस और इनटू के लिए एक एसोसिएटिव होते हैं, डिवीजन के लिए और माइनस के लिए कभी भी एसोसिएटिव नहीं होते हैं। उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको सिंपली आपको पता होगी और आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ी होगी, उस प्रॉपर्टी का नाम है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए भी हम 3 नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम 3 नंबर लिए थे, इसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए भी 3 नंबर लेंगे। ए इंटू बी प्लस सी, यानी कि जब हम बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर आपके क्या होंगे, या तो प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। जब बाहर वाले नंबर को बी से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला ए इंटू बी, जब ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला ए इंटू सी। इसी तरीके से माइनस वाले के अंदर जब ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ए को बी से मल्टीप्लाई, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, ये चीज़ आपने पहले भी आपने कई बार आपने यूज़ की होगी, लेकिन आपको इस प्रॉपर्टी का नाम नहीं पता था, तो आपको इस अब 8 क्लास के अंदर आपको इस प्रॉपर्टी का नाम पता चल गया होगा। इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये आपके कुछ मेन 4 प्रॉपर्टीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो छोटी मोटी बातें हैं जो आपको 8 क्लास के अंदर बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, ये जितने भी तरह की प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी कभी ना कभी हर एग्ज़ाम के अंदर आई होगी, यानी कि 8 क्लास के बोर्ड के अंदर कि कभी ना कभी ज़रूर आई होगी। जो भी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ या जो भी मैं बता रहा हूँ, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा। इसी एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। वो क्वेश्चन आपको करने होंगे जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं सब कुछ थियोरेटिकल अंदर समझा रहा हूँ, तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा, जो मैंने अपॉन में जीरो वाला बताया था ना, तो अपॉन में जीरो आता है तो उसको हम अनडिफाइंड कर लो, अनडिटरमाइंड भी बोलते हैं। तो फिल इन ब्लैंक के अंदर आपको एक वर्ड दिया होगा अनडिटरमाइंड, तो अनडिटरमाइंड का मतलब अनडिफाइंड ही होता है, जो अपन में जीरो को बताता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। रैशनल नंबर के लिए जो जीरो होता है वो आपके एडिटिव आइडेंटिटी होता है, और 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है रैशनल नंबर के लिए। किस तरीके से होता है, चलो इस चीज़ को भी हम समझते हैं। जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैंने एक नया रैशनल नंबर लिया है, मान लो मैंने एक रैशनल नंबर लिया है 5 के अंदर मैं ऐसा क्या प्लस करूँ जो जिससे मेरे को वापस 5 मिले, या फिर मैं 5 को या फिर मैं 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को वापस 6 मिले? जरा सोच के बताइए। अच्छा, अब आपने पता लगा लिया होगा कि 5 के अंदर हम सिर्फ जीरो को प्लस करेंगे तो हमें वापस 5 मिलता है, और जब 6 के अंदर अब जब जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 6 के अंदर जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस 6 मिलता है। यानी कि किसी रैशनल नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर प्लस कीजिए जो आपको वापस वही नंबर मिल जाए। जैसे कि हमने 5 के अंदर हमने जीरो प्लस किया तो वापस हमें 5 मिला है। तो इस तरीके से जो नंबर ऐड किया वो हमारे लिए एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव मतलब ऐड किया है, और मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लाई किया है। हमने किस नंबर को मल्टीप्लाई किया है? 1। किससे मल्टीप्लाई किया है? 6, तो वापस आपको वही नंबर मिला है। तो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लाई आइडेंटिटी का मतलब ये चीज़ होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके एडिटिव इन्वर्स के लिए बात करते हैं, जैसे कोई भी आपके रैशनल नंबर दे रखा है आपके ए अपॉन बी, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस ए अपॉन बी होगा। जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ए अपॉन बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? बी अपॉन ए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, हम बस इतना सा काम करते हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई रैशनल नंबर दे दिया है 6, तो इस 6 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -6, क्योंकि ये प्लस का है तो -6 बन जाएगा। यानी कि एडिटिव इन्वर्स में से भी हम डिजिट वही रखते हैं, बस उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। जो प्लस का होगा उसको हम क्या बना देते हैं? माइनस का। यदि हम कोई माइनस का नंबर है, जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए आपके पास कोई माइनस का नंबर है, -2/3, तो इसको हम प्लस का बनाकर लिखेंगे। तो किस तरह बनाकर लिखेंगे, +2/3। तो ये -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2/3 होगा। इसी तरह से हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। इसका उल्टा भी जो यहाँ पर वर्ड लिखा होगा वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, इसको हम उल्टे रूप में देखें तो वो भी ये ट्रू रहेगा। किस तरह से, यानी 2/3 का की बात करेंगे, 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो वो -2/3 होगा। नहीं, प्लस के लिए माइनस कर देना है और माइनस के लिए प्लस बना देना है, वो आपका एडिटिव इनवर्स होता है। कुछ और भी आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको अभी समझाए हैं, वो भी मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। ओके, उसके बाद है ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो या तो आपको फिल इन ब्लैंक्स में या मैच द कॉलम में या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो ये छोटे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। यदि चीज़ समझ नहीं आए तो वापस इसको रिवाइंड कर लेना इस वीडियो को, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको और अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, जो जो मेरे को आपको प्रॉब्लम्स लगती है। ओके, इसी से हम मल्टीप्लिकेटिव यूनिट्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव यूनिट्स में क्या होता है, जैसे मैंने बात की है 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए इसको हम 3 को हम क्या ले सकते, 3/1, तो इसको उल्टा करके लिख लीजिए 1/3। नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम उल्टा करके लिख लेते हैं, और एडिटिव इनवर्स के लिए हम सिर्फ साइन चेंज कर लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, जैसे मैंने लिखा है 7/5, तो 7/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/7। इसी तरह से हम बात करते हैं, इसी तरह से हम देखते हैं -1/2 का क्या हो जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि माइनस का प्लस बना देना है, मल्टीपल यूनिट्स के लिए कभी भी साइन चेंज नहीं होता है, साइन वो का वो रहता है। ओके, और 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1, जिसको हम 2 भी ले सकते हैं और माइनस का माइनस रहेगा ही। तो इससे -1/2 का मल्टीपल यूनिट्स क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो मल्टीपल यूनिवर्स का आपको आइडेंटिटी यूनिट आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहेगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है, तो वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दे दूँगा। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं आपको उसको पूरा सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।